राम का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियां लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। श्याम के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग राम को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद राम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? क्या माँ? फिर से वही बात, तुम राजा हो। मेरे जैसे मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर राम की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और राम अब 20 साल का हो चुका था। राम की माँ कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद राम की माँ का भी देहांत हो जाती है। अब राम बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद राम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन राम को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, राम, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर राम सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? फिर वह आगे पढ़ना शुरू करता है। बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो सुंदर नगर गांव में रहती है। उसका नाम सीता है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना, रास्ते में चलते चलते जहाँ भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने सुंदर नगर गांव जाऊंगा। राम एक पोटली में खाना बांध लेता है और सुंदर नगर राज्य के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते राम जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। ओहो, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर राम वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर राम नदी के पास जाता है और पानी पीता है। इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। अगले दिन राम सुंदर नगर गांव में पहुंच जाता है। अनजान गांव में राम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा गांव है? अरे भाई, ये सुंदर नगर गांव है। अरे हाँ, माँ ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था। मतलब यही मेरे ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि सीता का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर सीता का ही होगा। सीता के घर का पता जानकर राम वहां से चल देता है। मुझे लगता है वह आगे वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। राम झोपड़ी के पास पहुंचा ही था, तभी रात हो गई। आज राम वहीं रुक जाता है।
माँ ने खत में लिखा था कि जहाँ पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यही घर के बाहर ही रुक कर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर राम वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। आवाज को सुनकर राम खुश हो जाता है। अगले दिन राम घर के अंदर जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम शकुंतला के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बुजुर्ग औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। क्या बात है दुखिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहाँ पर होगी। दुखिया, तुम परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे दुखिया, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? इतना सुनते ही राम का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चढ़ते देखा था। राम तुरंत समझ जाता है कि वो बकरी दुखिया की बकरी थी। अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद राम बोलता है। अरे दुखिया भाई, यही पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। राम के मुंह से यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद दुखिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर दुखिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरस्वती का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वो सब कुछ जानता है।